एक बार पुनः स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल गणित वॉरियर्स में, जहाँ पे हम कक्षा 10 का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में ये सवाल चौथा है। शुरू करने से पहले ये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि आपके पेरेंट्स अभिभावक आपको इस तरीके से वीडियो देखने की परमिशन देते हैं तभी ये आप वीडियो देखेंगे। स्कूल्स की तरफ से ऐसा कोई बाध्यता इस वीडियो को देखने पे नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं सवाल चौथा। सवाल चौथे का पहला पार्ट, जो सवाल चौथा है आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। हमको दिखाना है कि ये जो 3√2 है ये क्या है। ये एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने माना 3/2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या को हम p/q फॉर्म में लिख पाते हैं, जहाँ पे q 0 नहीं होता है और p और q क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये हम परिमेय संख्या होती है उसको इस तरीके लिख पाते हैं। तो इसका मतलब देयरफॉर कोई हमारे पास a और b होंगे, क्या होंगे, b कहाँ होंगे, पूर्णांक होंगे, पूर्णांक। ठीक है, और b 0 नहीं होगा, जहाँ पे क्या है b हमारा 0 नहीं होगा। और ए बी क्या होंगे, को प्राइम अभाज्य संख्याएं, परस्पर अभाज्य। ठीक, अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, अभाज्य संख्याएं होंगी, मतलब इनका जो HCF है, HCF क्या होगा, 1 होगा। को प्राइम क्या होंगे, ये को प्राइम। हिंदी में आप लोग इस वर्ड को लिख लेना, क्या है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी। को प्राइम क्या होंगे, को प्राइम होंगे जिनका HCF 1 होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हमने ऐसे लिख दिया, क्योंकि ये एक परिमेय संख्या है हमने मान लिया, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। अच्छा, ऐसे लिख दिया तो गुणन क्रॉस गुणा के हिसाब से ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये √2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 यहाँ जाएगा, ये चीज हो जाएगी √2 बराबर A/3B। अब देखो, चूंकि A पूर्णांक है, क्या है, A पूर्णांक है, जो हमारा B है वो भी पूर्णांक है, और जो 3 है वो भी पूर्णांक है। वो भी ये सब पूर्णांक है, हमारे पूर्णांक है। तो देयरफॉर जो हमारा ये है ना A/3B, ये एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। परिमेय होगा क्योंकि हमको पता है अगर ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है तो हमें परिमेय संख्या मिलेगी। ऊपर पूर्णांक है नीचे पूर्णांक है, मतलब ऊपर पूर्णांक है और नीचे पूर्णांक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें परिमेय संख्या मिलेगी। लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो √2 है एक अपरिमेय संख्या है।
तो जो हमने माना था, जो हमने उत्पत्ति की थी, जो हमने माना था, वो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई, ये एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखो ऐसा कैसे हो सकता है, यहां से देखो, इधर तो हमारे पास अपरिमेय संख्या और यहाँ है परिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। तो एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है, एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कैसे हो गई। तो यहाँ पे विरोधाभास हो जाता है, जो हमने माना है, यहाँ पर विरोधाभास है, यहाँ पर विरोधाभास है, ठीक है। देयरफॉर जो हमने माना था, क्या विरोधाभास है, जो हमने माना था ये संख्या एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या नहीं, यहाँ विरोध हो जाता है और ये क्या हो गई है, ये एक अपरिमेय संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से सवाल पूर्ण होता है, कोई टफ सवाल नहीं है। इस सवाल को तो आप एक प्रकार से याद भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैथ याद नहीं किया, मैथ को याद नहीं करना है, लेकिन इस सवाल को आप एक प्रकार से याद भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले सवाल को, अगला सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं अगले सवाल को। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और बच्चे जुड़ सकें और हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके, ठीक है। अच्छा, हमारे पास दो समीकरण दे रखी हैं, क्या, दो समीकरण दे रखी हैं, 3x प्लस वाई बराबर एक समीकरण ये है, और एक समीकरण दे रखी है 2x माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 बराबर 2k प्लस 1। यहाँ पे बताना है कि k के किस मान के लिए जो ये युग्म है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो हमने कोई हल नहीं है, हमने क्या पढ़ा था, अगर कोई दो समीकरण है, कोई दो समीकरण है, कोई युग्म है, किसी युग्म के लिए, किसी युग्म के लिए क्या पढ़ा था हमने, कौन सा युग्म है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक युग्म ये है। दूसरा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, ये कोई दो युग्म, ये एक युग्म है, दो समीकरण होगा। तो किसी युग्म के लिए जहां पर हल ना हो, हल ना होने पर क्या है, जो ये a1 है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2, ये क्या करेगा, ये c1 और c2 के बराबर नहीं होगा। ये हमने इससे भी पढ़ी थी, ये हमने कंडीशन पढ़ी थी। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इन दोनों समीकरणों का इससे क्या कर दूं, तुलना कर दूं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो a1 आया है, जो a1 आया है वो 3 है, जो b1 आया है वो हमारे पास क्या है, 1 है, और जो हमारे पास c1 आया है वो -1 है। -1 कैसे है, हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 3x प्लस वाई माइनस 1। इसी प्रकार इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, अगर आप इसको इस तरीके से भी करना चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बराबर 0। आपका यहाँ पर a2 क्या है, 2k माइनस 1, आपका b2 है k माइनस 1, और आपका c2 है माइनस का 2k
+1। अगर आप सी को दोनों तरफ यहाँ नहीं लाके करना चाहते हैं तब भी आपका हल हो जाएगा। मतलब क्या, अगर आप इसको ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो देयरफॉर क्या लिखा है हमारे पास क्या लिखा है, A1 हमारे पास लिखा हुआ है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। यहाँ से हमको क्या मिलेगा, A1 है हमारे पास 3 और A2 है हमारे पास 2x - 1, B1 है हमारे पास 1 और B2 है हमारे पास A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के -1। हल दोनों का कैंची गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 3k - 1 2k - 1। क्या मिला मुझे 3k - 3 2k - 1। ये यहाँ पे आके माइनस करेगा -1 + 3, मतलब k का मान मेरे पास क्या आ गया 2, k का मान मेरे पास आ गया 2, k का मान मेरे पास आ गया 2। लेकिन साथ में ये भी है क्या, ये तो मान k का निकल आया, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण योग का कोई हल नहीं होगा। तो k के दो मान 2 अगर रख दे तो कोई हल नहीं होगा। अगर हम ये इक्वेशन सॉल्व करना चाहें तो हम ये इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं क्या, और क्या जो हमारा A1 बटा A2 है वो किसके बराबर नहीं है, C1 बटा C2 के। तो A1 हमारा क्या है, दोबारा से 3 ये हो गया। अच्छा C1 क्या है मेरे पास, C1 है -1 और ये क्या है 2k + 1 माइनस के साथ, यहाँ माइनस माइनस हमारा कट जाएगा। हमने क्या रखा है, एक बार हमने ये इक्वेशन हल की, एक बार हम ये इक्वेशन हल कर रहे हैं। तो जब हम ये इक्वेशन हल कर रहे हैं तो दोबारा से देखो माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे एक कैंची गुणा होगा तो 3 के साथ ये पहुंचेगा और 1 के साथ ये पहुंचेगा। अच्छा तो ये क्या मिलेगा मुझे, जब भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 6k + 3 और 2k - 1, जबकि क्या है, क्या लगा है, अच्छा ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमको नॉट इक्वल टू लगाना है, नॉट इक्वल टू। तो क्या हुआ, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 में, इधर 6 में से 2 के आगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4k, ठीक, ये यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा और ये वहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो क्या आएगा मेरे पास 2 के बराबर नहीं होगा। देखो यहाँ पे 2k प्लस कर रहा है, यहाँ पे माइनस करेगा आके तो 4k हो जाएगा, ये यहाँ पे प्लस है वहाँ जाके माइनस करेगा तो -1 - 3 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 से 4 कट जाएगा तो k का मान -1 नहीं होगा। k के 2 मान आएंगे, k के, ठीक है, एक k का -1 के लिए भी हल नहीं होगा। अगर k की वैल्यू -1 तो होगी ही नहीं यार, और लेकिन आपको निकालना था k के किस मान के लिए हल नहीं होगा, k के किस मान के लिए, तो आंसर 2 आएगा। अगर ये पूछा जाता k का मान क्या नहीं हो सकता है तो हम -1 लिखते, कंडीशन हमारे पास यही है, ठीक। तो हमने ये सॉल्व किया, k का मान निकालना था, तो आपका सवाल यहाँ पे खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, चार सेमी त्रिज्या वाले लोहे की गेंद को पिघलाकर 2 सेमी वाले छोटे छोटे गोले बनाए जाते हैं। एक बड़ी गेंद है, सवाल 4 का क्या है, एक बड़ी गेंद है, आप डायग्राम बना के सवाल सॉल्व करते हैं, उसकी छोटी छोटी कई गेंदें बनाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या दे रखी है दो, कितने
माना 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 n गेंदें बनाई जाती हैं, n छोटी गेंदें बनाई जाती हैं। लेट नंबर ऑफ गेंदें कितनी हो गई, तो ये n गेंदें हैं, कितनी n गेंदें हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, इसकी त्रिज्या बड़ी गेंद की त्रिज्या दे रखी है 4 सेंटीमीटर और छोटी गेंद की त्रिज्या दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। कितनी गेंदें बनाई जाती हैं, कुल गेंदें n गेंदें, n गेंदें बनाई जाती हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं n गेंदें हैं, हमारे पास n गेंदें हैं बनाई जाती हैं। ये हमारे पास एक गेंद है, ठीक, इससे इसको पिघलाकर कई गेंदें बनाई जाती हैं। तो ये बड़ी गेंद है, ये छोटी गेंद है, बड़ी गेंद एक है, छोटी गेंद कई है, हमको दे रखा है क्या, r दे रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दोनों का आयतन बराबर होगा, सवाल के हिसाब से क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या है, जो बड़ी गेंद है, आयतन मतलब वॉल्यूम, अगर बड़ी गेंद का नाम हम डाल दें d1, बड़ी गेंद का नाम डाल दें क्या, या बड़ी गेंद यहाँ लिख देते हैं, जो बड़ी गेंद और ये क्या है, छोटी गेंदों का है, छोटी गेंद। अच्छा छोटी गेंद का एक आयतन निकलेगा, तो छोटी गेंद का आयतन एक आयतन है, उसमें हम n का गुणा कर देंगे, बस हमारे पास आ जाएगा। तो अब सवाल उठता है बड़ी गेंद का वॉल्यूम क्या है, छोटी गेंद का वॉल्यूम क्या है, हमारे पास आयतन दे रखा है, तो हमने लिख दिया। आप ये सवाल ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायग्राम यहाँ बनाए, बड़ी गेंद का आयतन क्या हुआ, बड़ी गेंद का आयतन हुआ हमारे पास 4/3 पाई r³, ठीक, r³ क्या हुआ, r³ को हमने 3 बार लिया होता है। गेंद का आयतन जो हमने फॉर्मूला यूज किया है यहाँ लिख देते हैं, गेंद का आयतन क्या होता है, गेंद का आयतन होता है मेरे पास 4/3 पाई r³, ये मैंने यूज किया है, तो 4/3 पाई r³। अच्छा छोटी गेंद का आयतन क्या है, n तो हमारे पास ये आ गया, और एक गेंद का आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ क्या हो जाएगा 2 × 2 यहाँ पे सॉरी 4 आएगा, बड़ी गेंद का आयतन लिख रहे हैं हम लोग, क्या आएगा 4 × 4 × 4, ठीक है। तो अब आपको देखो इसी तरीके से करना है, कितना आसान सवाल है। देखो अब लिख दिया, अब काटना शुरू करना है, ये पूरा यहाँ से पूरा काट दो। अच्छा पाई यहाँ पर भी आएगा, पाई की वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है इस तरीके से सवाल में, पाई, ठीक, पाई से पाई कट गया। अच्छा अब 1 2 से 1 2 कटेगा, 1 2 से 1 2 कटेगा, 1 2 से 1 2 कटेगा, तो मतलब क्या कटा, ये एक बार 2 हुआ, ये 2 हुआ, ये 2 हुआ। अब मैं इनको यहाँ ले लेता हूँ, 2 × 2 × 2 8। आंसर में पक्का लिखना है, उत्तर आपको पक्का लिखना है। कुल छोटी गेंद ये आपका उत्तर आ गया, कुल छोटी गेंद बराबर 8, कुल छोटी गेंद बराबर 8। आपको उत्तर पक्का लिखना है, ठीक है, आपको उत्तर पक्का लिखना है। सवाल चौथा जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है,
जो कि त्रिकोणमिति का एक फंक्शन है। आपको यहाँ पे एक त्रिभुज रखा है OPQ जिसका P समकोण है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। P समकोण है मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है। तो P समकोण है, P समकोण है O और Q। यहां पे आपको दे रखा है OP इज 7, OP 7 है और एक और चीज दे रखी है OQ माइनस PQ बराबर 1। ठीक है, और आपको यहां पे क्या निकालना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। आपको दो चीजें यहां पे निकालनी है। ठीक है, तो हमको पता है साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब अगर थीटा हम लोग ये ले लेते हैं तो OQ बटे OQ और कॉस थीटा हमारे पास क्या आएगा, OP बटे OQ। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइड केवल OP दे रखी है। तो हमने यहाँ पे हम ट्रायंगल में अगर लेट हम लोग QP को अगर x मान लेते हैं, QP को x मान लेते हैं तो QP की जगह x रखने पर, QP की जगह x रखने पर हमारे पास क्या आएगा, OQ माइनस x बराबर 1 और OQ का मान आ गया हमारे पास 1 प्लस x। ठीक है, अब ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय क्या लगेगी, OQ का स्क्वायर बराबर QP का स्क्वायर बराबर OP। तो OQ का मान हमारे पास क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, QP का मान हमारे पास है x और OP हमारे पास क्या है 7। तो अगर मैं अब ये इसको एक्सपेंड कर देता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से, तो मुझे क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर 49 माइनस 1 बराबर 48। तो x का मान हमारे पास क्या आएगा 48 बटे 2 बराबर 24। x का मान 24 आया। x का मान 24 आते ही हमारे पास OQ का मान क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 24 बराबर 25। अब हमारे पास ये ट्राइंगल बन गया है। अब हम यहाँ पे मान रखेंगे, हमारे पास x का मान क्या आ गया है 24, तो ये साइड हमारे पास 24 हो गई है और कर्ण का मान आ गया है 25। तो अब हम अगर साइन थीटा निकालेंगे जो क्या है OQ बराबर साइन थीटा बराबर OP बराबर OQ, साइन थीटा बराबर QP बराबर OQ। तो ये हमारे पास क्या आएगा 24 और एक बार मैं यहां दोबारा लिख देता हूं QP बराबर OQ। QP इज 24 और ये है हमारे पास 25। इसी प्रकार अगर मैं cos थीटा निकालूंगा तो हमारे पास क्या है OP बराबर OQ। OP है हमारे पास 7, यह 25। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है।